लो खाना खा लो। मैंने अपने भाई को देखते हुए कहकर उसके सामने खाना रखा, जो काम से अभी वापस लौटा था और नहाने धोने के बाद खाना खाने बैठ गया था। चटनी। अभी मैं खाना देकर पलटी ही थी, तभी मेरे भाई ने सवालिया अंदाज में प्लेट में रखे रोटी के साथ बजाय सब्जी के चटनी को रखा देखकर कहा। मैंने गहरा सांस लिया और पलटकर हल्की आवाज में उसे बताया, सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने और मम्मी ने भी चटनी के साथ ही रोटी खाई है, तू खा ले। और इतना कहकर मैं उसका जवाब सुने बिना पानी का जग लाकर उसके सामने रखा और फिर अपने आंसू छुपाते हुए कमरे में चली गई। यह गरीबी बहुत बुरी चीज है, अच्छे-अच्छे की मत मार देती है और जिंदगी की सारी परेशानियां एक ही झटके में दिखा देती है। और ना सिर्फ दिखा देती है, बल्कि बहुत कुछ सिखा भी देती है। मैंने अपने भाई से झूठ बोला था कि हमने चटनी के साथ रोटी खाई है, बल्कि सच तो यह था कि हमने रोटी ही नहीं खाई थी, क्योंकि घर में इतना आटा ही नहीं था। कई बार ऐसा होता था, घर पर पैसे खत्म हो जाते और मुझे अपने भाई के सामने रोटी के साथ चटनी रखनी पड़ती थी और कभी-कभी तो आटा भी नहीं होता था, तो हम लोग भूखे ही सो जाते थे और भाई को मैं रोटी दे दिया करती थी, क्योंकि वह रात को काम पर से घर आता था। हमने रोटी नहीं खाई और रोटी बचा ली ताकि वह भाई को दी जा सके। कमरे में आकर मैंने अपनी बूढ़ी माँ को देखा, तो आकर उसके पैर दबाने लगी। पैर दबाते ही वह मुझे सदा खुश रहने की दुआएँ देती हुई नींद की गहरी वादी में उतरने लगी, जबकि मैं गहराई से अपनी और अपने घरवालों की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। इस समय तो नहीं रही थी, बल्कि अब तो और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी और ज़िंदगी मुश्किल होने के साथ-साथ मेरा सफ़र भी अब खत्म होने जा रहा था। दीदी, अभी मैं अपनी सोच में खोई हुई थी, जब अचानक अपने भाई की आवाज़ पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहाँ पर खड़ा वह मुझे ही देख रहा था। उसे शायद कुछ बात करनी थी, तभी वह यूँ आया था, नहीं तो खाना खाने के कुछ देर बाद में ही वह सो जाता था। मैंने अपने मुँह पर उँगली रखकर उसे चुप करने को कहा, ताकि मम्मी उठ ना जाएँ, और फिर खुद धीरे से उठकर उसकी तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर आई और कहा कि हाँ, बोलो क्या बात है? मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा, तो वह अपनी शर्ट की जेब से कुछ निकालने लगा और फिर वह चीज़ निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई, तो मेरे चेहरे पर खुशी के रंग चमक उठे। क्योंकि वहाँ पैसे थे, पूरे 5,000 रुपए, जिससे हमारा 1 महीना तो आराम से निकल जाता था। मैंने उससे कहा कि तुझे मज़दूरी मिली है। मैंने नरमी से अपने भाई की पीठ थपथपाकर पूछा, तो उसने सर हिला दिया और फिर कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चला गया। मैंने अपने कमरे में आकर पैसे सँभाल कर रखे और अपना पलंग पर सोने के लिए लेट गई। पैसे आ गए थे तो मेरी फ़िक्र भी कुछ खत्म हो गई थी, लेकिन यह सोचकर ज़रूर मेरे दिमाग में आई थी कि गरीब होना खुद में एक बेइज़्ज़ती की बात है, जैसे हम पहले से ही और ज़्यादा मजबूर होते जा रहे हैं। मेरी आँखों के सामने मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुज़रने लगे थे, जिनमें मुझे एक भी खुशी अब तक नसीब नहीं हुई थी, बल्कि सारी ज़िंदगी गम में ही डूबी हुई थी। मैंने जब से होश सँभाला था, खुद को एक गरीब से घर में पाया। उस घर में जिस घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं रहती थी। मेरा नाम अनु है और मेरी उम्र 22 साल है। हमारा ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से है, जहाँ एक टाइम भी खाना मिले तो हम इसे अपनी खुशनसीबी मानते हैं। मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा था और उसके अलावा मेरा कोई भी भाई-बहन नहीं था। मेरे मम्मी-पापा पढ़े-लिखे नहीं थे, मम्मी घर सँभालती और पापा मेहनत मज़दूरी करके हमारा पेट पालते। उनके पढ़े-लिखे ना होने की वजह से ना तो मैं पढ़ाई कर पाई और ना ही मेरा भाई। मेरे पापा बहुत कठोर इंसान थे, जिनको छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था और वह गुस्सा हम तीनों पर उतरता, क्योंकि किसी और पर पापा का बस नहीं चलता था। हम लोग गरीब थे, तभी मेरे मम्मी और मेरे पापा के रिश्तेदारों का हमारे घर पर आना-जाना ना के बराबर था। मेहमान भगवान होते हैं, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए तो वह कोई शैतान बन जाते हैं, जिनकी खातिर हमें किसी से उधार लेना पड़ता था। तभी मेहमानों के ना आने पर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे। बस हमेशा यही दुआ करती हूँ कि कोई मेहमान हमारी चौखट पर ना आए। ज़िंदगी यूँ ही कठोर और परेशानियों में गुज़रती जा रही, जबकि मेरा भाई 18 साल का हो चुका था, जब मेरे पापा का देहांत हो गया। वह गुस्से वाले और कठोर दिल ही सही, मगर वह हमारे पापा थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत करके हमें पाला और अब उनका साया हमारे सर के ऊपर से उठ गया था। पापा के मरने के बाद
हमारे हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए, जिसकी वजह से मम्मी बीमार रहने लगी। पहले मैं बुनाई-सिलाई का काम कर लिया करती थी, लेकिन अब घर की सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर ही आ पड़ी थी। तभी बुनाई और सिलाई का वक़्त मुझे नहीं मिल पाता था। अब मैं पहले के जैसे पैसे भी नहीं कमा पा रही थी। भाई अभी 18 साल का था, उसे ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काम ढूँढना शुरू कर चुका था, क्योंकि कुछ न कुछ काम करना तो था ही, ताकि पेट भरा जा सके। एक हफ्ते में उसे मज़दूरी मिल गई। सारा दिन सामान को इधर-उधर ले जाने का काम करता और फिर शाम को वापस घर आ जाता। रोज़ के रोज़ उसे इतने पैसे तो मिल जाते थे कि कल का खाना बन सके और हमारी माँ के लिए दवाइयाँ आ सके। ज़िंदगी अभी गुज़रने लगी थी। अब मैं 25 साल की थी और जबकि मेरा भाई 21 साल का हो गया था। उसने बताया था कि वह एक वर्कशॉप में काम करता है, जहाँ का मालिक अच्छा है। शाम को 8 बजे के बाद घर वापस आता था। मुझे परेशानी तो होती थी, लेकिन वह मुझे तसल्ली दे देता था कि वह अच्छी जगह पर काम करता है, जिस पर मैं कुछ इत्मीनान से भी हो गई थी। उसने जो 5,000 रुपए दिए थे, उससे हमारा 1 महीना अच्छे से गुजर गया था। आज उसे वर्कशॉप के मालिक से पैसे फिर से मिले थे और मैंने उससे कहा था कि आते हुए सब्ज़ी वग़ैरह लेते आना, तो मैं खाना बना लेती हूँ, जिस पर वह हाँ कहकर चला गया था। मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी और घर का सौदा भी वही लाता था। वो 8 बजे के बाद घर आ जाता था, तभी मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन 8 के बाद आज 10 बज गए थे। मेरा भाई मोहन अभी तक घर नहीं आया था। मुझे परेशानी-सी होने लगी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। मैंने आज रात का खाना अभी तक नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बाहर जाकर सब्ज़ी वग़ैरह ला सकूँ। मुझे अपने भाई मोहन का इंतज़ार था कि वह आए और सब्ज़ी लेकर आए, तो मैं खाना बना लूँ। मैं और मेरी मम्मी परेशानी से दोपहर से भूखे बैठे हुए थे। पैसों की बचत के लिए हम सिर्फ़ 2 समय का ही खाना बनाते थे, तभी दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। यही वजह थी कि भूख से मेरा और मेरी मम्मी का बुरा हाल था। भूख लगने के साथ-साथ मुझे मेरे भाई की भी फ़िक्र हो रही थी कि वह न जाने किस हाल में होगा। कई बार गली से होकर देखकर आई थी, लेकिन उसके आने का कोई नामो-निशान भी नहीं था। मुझे तो उसकी वर्कशॉप का भी पता मालूम नहीं था, क्योंकि ना कभी मैंने उससे पूछा था और ना ही उसने बताने की तकलीफ़ की थी। तभी मुझे परेशानी हो चुकी थी। उसका इंतज़ार करते-करते हम रात के 2 बज चुके थे और मैं और मेरी मम्मी अभी तक भूखी बैठी भाई के आने का इंतज़ार कर रही थी और वह अभी तक घर नहीं आया था। अचानक दरवाज़ा बजा तो मैं खुश हो गई। शायद मोहन आ गया है। मेरी मम्मी ने कहा कि जा जल्दी देख उसे, तो मैं भागती हुई दरवाजे के पास गई। भाई आ गया है, तो उसे ज़्यादा देर दरवाजे पर खड़ी नहीं रखूँगी। उसके आने की खुशी और परेशानी कम होने पर मैंने तेज़ी से बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। इस समय तो वही घर पर आया होगा, लेकिन सामने 2 लड़कों को देखकर मैं बहुत हैरान हो गई। वह कौन थे और कौन नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तभी मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगी और मैंने तेज़ी से दरवाज़ा बंद करना चाहा कि वो अंदर ना आए। लेकिन उनमें से एक ने दरवाज़ा बंद करने से पहले ही दरवाज़े में अपना पैर अटका कर के मेरी तरफ ढकेला, तो मैं लड़खड़ाकर पीछे हुई और तेज़ी से अपनी माँ की तरफ भागने लगी, जो काँपती हुई मेरी तरफ आ रही थी। लेकिन उनकी मेरी तरफ पहुँचने से पहले ही इन लड़कों में से एक लड़के ने मुझे मेरे हाथों से पकड़ा और मुझे अपने साथ घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। मैं शोर मचाना चाहती थी ताकि मोहल्ले में से कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। मेरी माँ दूर से ज़मीन पर बैठी थी, मुझे देख रही थी। वह पहले ही बीमार थी, मेरी क्या मदद कर सकती थी? वह मुझे घर से गाड़ी में अपने साथ बिठाकर ले गए। खतरा महसूस करते हुए मैंने शोर मचाने के लिए मुँह खोलना चाहा, लेकिन तभी एक लड़के ने मेरा हाथ को टाइट से पकड़ा और कहने लगा कि अगर तूने ज़रा भी शोर मचाया तो तेरी इज्जत यहीं पर तार-तार करके फेंक देंगे। उनकी धमकी सुनकर मैं डरकर रह गई थी, क्योंकि वह 4 लड़के थे, ताकत में मुझसे कई गुना ज़्यादा बड़े थे। वह चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे मेरे साथ और मैं अपना बचाव भी नहीं कर पाती। तभी इज्जत के डर से मैं चुप रह गई और बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया, क्योंकि मुझे अपनी जान से बढ़कर अपनी इज्जत प्यारी थी। दिल माँ के लिए परेशान था, तो दिमाग आने वाले वक़्त के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग आखिर है कौन
और मुझसे क्या चाहते हैं। मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, जो कोई हमारा दुश्मन बनता। मैं इन्हीं सोचों में थी, तभी गाड़ी झटके से रुकी। यह कोई सुनसान और वीरान इलाका था। वो लोग मुझे गाड़ी से उतारकर पुराने घर में लेकर आ गए और फिर मुझे कच्चे कमरे में ले गए। डर की वजह से मेरा पूरा जिस्म काँप रहा था। मैं दिल ही दिल में मंत्र का जाप करके भगवान से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ मांग रही थी। कमरे में लाने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ा और बोले कि जब तक साहब नहीं आ जाते, तब तक इस लड़की के पास कोई नहीं जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में कई सवाल आने लगे। पता नहीं उनका क्या मकसद था और किस मकसद को पूरा करने की वजह से ये मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। लेकिन अब एहसास हो रहा था कि शायद मुझे बर्बाद करने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। इस बात का एहसास होते ही मैं बहुत रोने लगी। उनका कोई साहब था जो उनसे पहले मुझे बर्बाद करता और फिर मुझे अपने उन आदमियों के आगे डाल देता। डर की वजह से मेरा रंग पीला पड़ने लगा था। तभी मैंने हिम्मत करते हुए अपने सामने खड़े लड़के को जोर से धक्का दिया, जिससे कि मैं भाग सकूं। लेकिन तभी मेरी चोटी दूसरे लड़के के हाथ में आई। बाल खींचने की वजह से मेरी जोरदार चीख निकल गई। उस लड़के ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया, तो मैं जोर से दीवार से टकराकर नीचे जमीन की तरफ गिर गई। मेरी चीख बहुत दर्द भरी थी। उसने कहा, भागने की कोशिश करती है तो जान ले लूंगा। तेरी जिस लड़के को मैंने धक्का देकर भागने की कोशिश की थी, उसने मेरे सामने आकर खड़े होकर बेहद गुस्से से कहा, जिस पर मैं डरकर दीवार से चिपक कर बैठ गई। रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वह मुझे जाने दे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो तुम मुझे यूँ उठाकर ले आए हो? मैं उनकी मिन्नतें कर रही थी, मगर उनमें से किसी ने भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे यूँ ही रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। मैं जो पहले ही अपने भाई के लिए परेशान थी, अब मुझे अपनी जान और इज़्ज़त के लाले पड़ गए थे। मैं वही दीवार से टेक लगाकर रोती हुई बैठी रही और यहाँ से निकलने के तरीके सोचती रही। लेकिन इस कच्चे कमरे में दरवाज़ा था, जो बाहर से बंद था और कमरे में कोई खिड़की तक नहीं थी, जिसके ज़रिए मैं यहाँ से बाहर जा सकती। यही सब सोचते हुए परेशान होते हुए कुछ देर गुज़री थी। जब वह लड़के वापस आए, जो बहुत खुश थे, वह खुश होकर बोले कि साहब आ गए हैं। उनकी बात सुनकर डर की वजह से मेरा दिल धक-धक करने लगा कि पता नहीं कौन होगा, कितना डरावना और कठोर होगा और पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा। इन्हीं सब डर की वजह से मेरी आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने अपने आँसू अंदर ही कहीं उतारते हुए आँखें मचलते हुए खोली, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े इंसान को देखकर मेरी आँखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वह तो मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मेरे पापा के दोस्त का बेटा शेखर, जो मुझसे बड़ा था और इस वक़्त 28 साल का था। अनपढ़, आवारा और बुरे दोस्तों की सोहबत में रहने वाला शेखर। मैंने कभी-कभार ही देखा था, वह मेरे पापा के दोस्त का इकलौता बेटा था। उनके अलावा उनकी 3 बेटियाँ थीं। हमारे मुकाबले पापा के दोस्त का ताल्लुक अच्छे खाते-पीते फैमिली से था। हमारा उनसे ज़्यादा मिलना-जुलना नहीं होता था, क्योंकि जब मैं 20 साल की थी, तब पापा के दोस्त मेरे लिए शेखर का रिश्ता लेकर आए थे। लेकिन जब मेरे पापा ने मुझसे रज़ामंदी पूछी, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि पापा के दोस्त की वाइफ़ बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी, जो हमारी गरीबी का मज़ाक उड़ाती और हमें अक्सर कम हैसियत होने के ताने मारा करती थी। हम गरीब थे तो इसमें हमारी क्या गलती थी? दौलत और अमीरी इंसान की किस्मत में लिखी होती है। अगर वह हमारी किस्मत में नहीं थी, तो हम बुरे या बेकार तो नहीं हो गए थे। मगर पापा के दोस्त की वाइफ़ हमें बेकार ही समझती थी। यही वजह थी कि मेरी उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मेरे इनकार को वजह बनाकर उन्होंने हमसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और हमसे मिलना-जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे बुरा तो लगा था कि मेरी वजह से पापा से उनके दोस्त छूट गए, मगर उनके ताने और बेइज्जती सहने से बेहतर तो यही था। शेखर को उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा या फिर वह खुद ही मेरे सामने नहीं आया था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वह रिश्ता शेखर की मर्ज़ी से लाया गया था या पापा के दोस्त की मर्ज़ी पर। सब कुछ मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। लेकिन अब शेखर को अपने सामने देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया था। और उसे देखकर मुझे अब लग रहा था कि शायद उसने मुझसे शादी से इनकार का बदला लेने के लिए मुझे किडनैप करवाया और अब वह जो चाहे मेरे साथ कर सकता है।
यह एहसास होते ही मैंने तेजी से रोना शुरू कर दिया। मेरे रोने की वजह से वो लड़के मेरी तरफ बढ़े ही थे कि तभी शेखर बोला, कुछ नहीं, तुम लोग जाओ यहाँ से। उन लड़कों के साहब यानी शेखर ने कठोर अल्फाज में उनसे कहा, मगर साहब, उनमें से एक ने कुछ कहना चाहा। जब शेखर ने उसे घूरकर देखा, इस पर वह सर झुकाकर फौरन बाकी लड़कों को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में मैं और शेखर अकेले ही रह गए थे और डर की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाकर छुप जाऊं। वो धीरे-धीरे चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे पास आकर बैठ गया। तो मैं डर की वजह से उठकर खड़ी हुई और उससे कहने लगी, दिखा दी ना तुमने अपनी औकात, बता दिया ना कि तुम एक बदतमीज और आवारा लड़के हो, जिसे बेबस लड़कियों के साथ वक्त गुजारने की आदत है। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही पापा के दोस्त की बेटी को अगवा कर उसकी इज्जत को खतरे में डालते हुए? मैं शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, लेकिन हाँ, ये सच है कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वहाँ मुझे जो मर्ज़ी नुकसान पहुँचा देता, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। किस बात की अकड़ है तुम में? शेखर ने बहुत ही गुस्से में पूछा। मैंने कहा, अब समझी। मैं तो तुम मुझसे शादी ना करने का बदला ले रहे हो ना? तुम इतने कमज़ोर निकलोगे, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने बहुत नफ़रत भरे अल्फाज में कहा। मेरी कमज़ोरी का तुम्हें बहुत जल्द ही पता लग जाएगा, जब किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी। शेखर ने भी ज़हर उगलने वाले अल्फाज में कहा। उसके अल्फाज इतने कठोर थे कि मेरी हड्डी तक काँप उठी थी और तेज़ी से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही एक लड़का कमरे में आया, तो मैंने अपनी बर्बादी का सोचकर चीखना शुरू कर दिया। लेकिन वह लड़का हाथ में पकड़ी ट्रे रखकर बाहर चला गया, जिस पर मैंने तेजी से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और खाने की तरफ बढ़ी। पहले मैंने सोचा कि कहीं खाने में कुछ मिलाया हुआ ना हो, लेकिन भूख से इतना बुरा हाल था कि मैं अंजाम की परवाह किए बिना खाना खाए लगने लगी। वैसे भी दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था, तो वह लोग अंदर आ ही नहीं सकते थे। खाने से फ्री होकर मैं अपनी माँ और भाई के बारे में सोचती-सोचती वहीं सो गई थी। फिर मेरा हर दिन, हर लम्हा, हर वक़्त इसी डर के साथ गुज़रने लगा कि अभी कोई आएगा और मैं बर्बाद होकर रह जाऊँगी। शेखर उस दिन के बाद मेरे सामने नहीं आया था और उन लड़कों में से कोई और मेरे पास आया था। अब उनकी जगह एक नया लड़का था, जो मेरे भाई मोहन की उम्र का था और वही मुझे रोज़ खाना दे देता था। कमरे में मेरे लिए कपड़े भी रख दिए गए थे, जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मेरा दिल और दिमाग अपनी परेशानी और अपने भाई और अपनी माँ की फ़िक्र में उलझा कर रह गया था। ये लड़के जब मुझे घसीटकर यहाँ पर लाए थे, तो मुझे लगा था कि उनकी नीयत और इरादा खराब है और जब उन्होंने अपने साहब के बारे में बात की, तो मुझे उनकी नीयत पर यकीन हो गया था कि मेरे साथ बुरा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर शेखर को देखूँगी, ऐसा कुछ मेरे दिलो-दिमाग में भी नहीं था। उस दिन की कठोर बातों के बाद मेरा शेखर से दोबारा सामना नहीं हुआ था, क्योंकि वह मेरे सामने आया ही नहीं था, ऐसे जैसे वह मुझे यहाँ पर लाकर भूल ही गया हो। और ये एक तरह से मेरे लिए अच्छा ही था, क्योंकि इस तरह मेरी इज़्ज़त महफूज़ थी, जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा थी। और इसी तरह धीरे-धीरे 1 हफ्ता गुज़र गया, लेकिन मुझे उस कमरे से आज़ाद नहीं किया गया, जिसमें मैं रह-रह कर बोर हो गई थी और किसी तरीके से यहाँ से भाग जाना चाहती थी। लेकिन अभी तक मुझे कोई मौका नज़र नहीं आ रहा था। तभी एक शाम दरवाज़ा खुला, अंदर वाले इंसान को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बेयकीनी से उसे देखे जा रही थी, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी, जिसका यहाँ पर आने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अपनी मम्मी को देखकर मैं रोते हुए उनसे लिपट गई और उन्हें बताने लगी कि यह दिन मैंने कितनी परेशानी और मुश्किलों से बिताए हैं। हाँ, यह सच है कि मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं दी गई, लेकिन जितनी परेशानी में मैं रह रही थी, या तो मैं जानती हूँ या मेरे भगवान ही जानते हैं। मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देते हुए मुझे बाहर ले जाने लगी और देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि बाहर कोई भी नहीं था जो रोक लेता, बल्कि जो लड़का मुझे खाना देने के लिए रुका हुआ था, वह गाड़ी में हमें बिठाकर घर छोड़कर गया था। घर पहुंची तो इस ख्याल से डर गई कि अब तक तो मोहल्ले में मेरी बदनामी हो गई होगी और अब ना जाने लोग क्या-क्या बातें बनाएंगे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सुकून से थी और यही बात मुझे उलझा रही थी। घर में मुझे कहीं भी मोहन नज़र नहीं आया था, तो मैंने अपनी मम्मी से उसके बारे में पूछा, लेकिन मम्मी ने मुझे टाल दिया कि सुबह मिल लेना
आज वह घर नहीं आएगा और मैं फ़िक्र ना करूँ, सब ठीक है। अपनी मम्मी के कहने पर मैं मम्मी के कमरे में सोने के लिए लेट गई। इतने दिन तक उस अनजान कमरे में डर की वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई थी और आज अपने ही घर में खुद को महफूज पाकर कुछ ही पलों में गहरी नींद में उतर गई थी। अगले दिन मैं जल्दी नाश्ता वगैरह बनाकर मैंने खुद भी किया और मम्मी को भी करवाया, लेकिन मोहन अभी भी नहीं आया था। मैंने मम्मी से अपनी परेशानी का बताया कि मोहल्ले वाले न जाने क्या-क्या बातें बनाएँगे और यह भी पूछा कि उन्होंने मुझे ढूँढा कैसे और साथ ही मैंने मम्मी को शेखर के बारे में बताना चाहा कि ये सब कुछ उसने ही किया है। मगर मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देते हुए तैयार होने का बोलने लगी और फिर जब मैं तैयार हो गई, तो वह मुझे लेकर बाहर आ गई। अगले 1 घंटे में हम अस्पताल में थे। यहाँ आकर मेरा दिल घबराया, मगर मेरी मम्मी मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर में हम एक कमरे के बाहर खड़े थे, लेकिन जब मैंने कमरे में झाँका, तो यह देखकर हैरान रह गई, यहाँ सामने ही बेड पर शेखर लेटा हुआ था और काफ़ी हद तक उसे चोट लगी थी। उसके करीब रखी कुर्सी पर उसकी मम्मी बैठी हुई थी। मेरी मम्मी उसकी हालत पर आँसू बहा रही थी। मगर मुझे खुशी हुई कि मेरे साथ बुरा करते-करते उसी के साथ बुरा हो गया। मैंने अपनी मम्मी को रोने से रोका और बताया कि शेखर ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की, जिस पर मेरी माँ ने मुझे डाँटा और बहुत नरम लहज़े में शेखर से हमदर्दी जताते हुए कहने लगी, मोहन किसी वर्कशॉप में काम करता था, मगर सारे पैसे घर पर नहीं देता था, बल्कि वह जुआ खेलने लगा था। जुए में पैसे लगाता और हार जाता, लेकिन अगली बार फिर पैसे लगाता। वह बुरी लत का बहुत बुरी तरीके से शिकार हो गया था। तब उसके दोस्तों की बुरी सोहबत का असर था। वह हमसे छुपाकर यह सब करता था, तभी घर में हम सब भूखे होते थे और यही नहीं वह नशा भी करने लगा था। लेकिन एक दिन मोहन रोता हुआ शेखर के पास गया, क्योंकि हमारा रिश्ता बेशक शेखर और उसके घर वालों से छूट गया था, मगर मोहन शेखर से बात करता था, क्योंकि वह शेखर को बहुत अच्छा समझता था और वह वाक़ई में बहुत अच्छा था। अभी क्योंकि तुमसे शादी ना होने के बाद वह बहुत सुधर गया था, अच्छी जगह नौकरी करने लगा था, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। उसने रोते हुए शेखर को बताया कि जुए में आज काफ़ी सारे पैसे हार गया है, जो देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जबकि उसने अपनी बड़ी बहन को देने का फैसला कर दिया। मेरी मम्मी ने बताया तो मैं हैरान होने लगी, ऐसा कैसे हो सकता था? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरी मम्मी फिर से बोलना शुरू हो गई। उसके बाद शेखर ने मुझसे बात की और अपना प्लान बताया। उन्हें बचाने के लिए शेखर ने झूठा नाटक किया और कुछ लड़कों के ज़रिए तुम्हें अगवा करवा लिया। उस रात, जिस रात को वह सेठ तुम्हें लेने के लिए आने वाला था, मोहन को शेखर ने कहीं छुपा दिया था, ताकि वह सेठ मोहन को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। उसके बाद शेखर मुझे अपने घर ले गया और पूरा 1 हफ्ता मैं वहाँ पर रही और मोहन शेखर के साथ किसी सुरक्षित जगह पर था। शेखर ने तुम्हें इसलिए अगवा किया जिससे वह सेठ तुम तक न पहुँच सके और फिर उस पर केस कर दिया। उसने तुम्हें अगवा किया हुआ है, क्योंकि उसने मोहन को धमकी दी थी कि उसकी बहन को उठा लेगा। पुलिस को उसके और भी सबूत मिल गए, जुआ खेलने और चोरी-चकारी के, जिस पर बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और ऐसे ही 1 हफ्ते में यह सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन सेठ के दोस्तों ने शेखर का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसकी वजह से वह आज अस्पताल में पड़ा है और ये सब सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हें और हमें उससे महफूज करना चाहता था। मोहन का इलाज चल रहा है और 3 महीने के अंदर वह भी घर वापस आ जाएगा। मेरी माँ सारी बात बताकर जब चुप हुई, तो मैं बहुत रोने लगी। शेखर को इतना गलत समझा था। उसने तो मेरी खातिर अपनी जान दाँव पर लगा दी थी। मैं अपनी मम्मी के साथ कमरे में गई। पापा के दोस्त और उनकी वाइफ का व्यवहार मेरे साथ अच्छा था, जिस पर मुझे बहुत खुशी हुई। शेखर नींद से जागा तो मैंने उसका धन्यवाद किया, जिसने मेरे लिए इतना खतरा मोल लिया था। मैं उसका एहसान मान रही थी, जिस पर वह धीरे से मुस्कुराया और बोला कि जिनसे मोहब्बत हो, उन पर एहसान नहीं किए जाते, बल्कि ये तो मोहब्बत करने वालों के ऊपर फ़र्ज़ है कि वह जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके दिलो-जान से हिफ़ाज़त करें। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे मोहब्बत करता था, तभी मुझसे शादी करना चाहता था। मैं चुप हो गई और फिर उसका शुक्रिया अदा करके मैं मम्मी के साथ घर वापस आ गई। 3 महीने बाद मोहन भी घर वापस आ गया।
मेरे पापा के दोस्त की वाइफ एक बार फिर मेरा रिश्ता लेकर घर पर आई और इस बार हमने मना नहीं किया, जिस पर 2 महीने के अंदर अंदर मेरी और शेखर की शादी हो गई। मोहन भी सुधर गया था और शेखर ने किसी अच्छे काम पर उसे लगवा दिया था। मोहन ने भी मुझसे माफी मांगी थी, जिस पर मैंने उसे उसकी नादानी समझकर माफ कर दिया। अब मैं चैन और सुकून से थी और अपने शेखर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि अगर शेखर ना होता तो मेरा क्या होता। मगर भगवान का कर्म था कि उसने मुझे शेखर जैसा हमसफर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।